नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस पर। और इस समय हो रहा है हिस्ट्री के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उन पर बात करने का। और आज की वीडियो शुरुआत करने से पहले फिर से वही बात जो आज से अब तक कहता आया हूं कि यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। यदि आपको हमारा प्रयास ये अच्छा लगता है तो आप इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें। इसके साथ साथ यदि आपके कुछ सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दे सकते हैं, जिन पर क्या है निश्चित रूप से हमारा ज़रा काम किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के उन 25 क्वेश्चंस की जो कि आज के लिए जो है आपके लिए तैयार किए गए हैं। और इनमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लिखा हुआ है 1761 ईस्वी में पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्नलिखित में से किस शक्ति को हार का सामना करना पड़ा। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई, हमको पता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात हो रही है 1761 की, और ये लड़ाई लड़ी गई थी मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, और अहमद शाह अब्दाली कौन था? एक अफगान शासक था, और इसमें जो है मराठों को अफगानों के हाथों जो है हार का सामना करना पड़ा। और इसी के साथ साथ क्या है कि जो मराठों की शक्ति है वो समाप्त हो गई। तो ये पहला क्वेश्चन कि 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में किस शक्ति को हार का सामना करना पड़ा, तो इसका सही आंसर आपका कौन सा है कि मराठा शक्ति को जो है अफगानों से जो है इसमें हार का सामना करना पड़ा। डिस्क्रिप्शन में देखिएगा क्या लिखा है। डिस्क्रिप्शन कहता है कि 1761 की लड़ाई मराठा शक्ति की पराजय को जो है प्रदर्शित करती है। इसमें पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा और अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में मराठों के बीच ये लड़ाई हुई। इसमें दोनों पक्षों के बहुत सारे जो है योद्धा मारे गए, लेकिन अंतिम रूप से जो विजय है वो यानी कि अफगान यानी कि अहमद शाह अब्दाली के हाथ में आई थी। ठीक है, तो सही आंसर था इसका आपका जो बी, किसके द्वारा? मराठों की इसमें पराजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, मुगल बादशाहों में से किसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित किया था? कहा जाता है कि जब प्लासी की लड़ाई हुई और प्लासी की लड़ाई के पश्चात जो है जो रॉबर्ट क्लाइव है वो बंगाल के नवाब के साथ और अवध के नवाब के साथ एक समझौता करता है। और इस समझौते के तहत जो बंगाल है, जो बिहार है और जो उड़ीसा है, यहाँ की जो वित्तीय राजस्व को जो प्राप्त करने की जो कहते हैं जिम्मेदारी है वो कंपनी को प्राप्त हुई या दीवानी के रूप में उसे प्राप्त हुई। और ये जो उसके लिए परमिशन दी गई थी वो उस समय शाह आलम द्वितीय, ठीक है, जिसे द्वितीय शाह आलम के नाम से भी जाना जाता है, जो उस समय मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, इसके बीच में हुई थी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देखिएगा, लिखा हुआ है कि द्वितीय शाह आलम मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के अधिकार को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दिया। इलाहाबाद की संधि यह बक्सर के युद्ध का परिणाम थी। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह शाहजहां द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से एक अलग संधि की थी। इस संधि के कारण मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ईस्ट इंडिया कंपनी को वित्तीय अधिकार प्रदान कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में लगभग कितने वर्षों तक मुगलों का शासन चला? बहुत ही इंपॉर्टेंट। भारत की यदि हम बात करते हैं कि भारत में लगभग कितने वर्षों तक मुगलों का शासन चला, तो भारत में यदि हम मुगलों के शासन की बात करते हैं तो लगभग 300 साल तक, लगभग 300 साल तक मुगलों का शासन भारत में चला था। इसकी शुरुआत होती है बाबर से और अंतिम जो बादशाह हैं बहादुर शाह जफर तक, यहाँ तक ये शासन चला। और ये टाइम पीरियड जो है लगभग 300 साल का रहा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देखिएगा, लिखा हुआ है भारत में लगभग 300 वर्षों तक मुगल शासन चलता रहा। वे वास्तव में 1526 में शासन कर रहे थे बाबर के साथ, यानी बाबर के समय से इस शासन की शुरुआत हुई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु तक उत्तरी भारत के एक हिस्से पर नियंत्रण जो था बहुत ही दृढ़ था। लगभग 180 वर्ष तक इनके पास शासन रहा, लेकिन जो औरंगजेब के बाद के शासक हैं वो इतने योग्य नहीं हुए और ये जो नियंत्रण है वो धीरे धीरे क्या है कमजोर होता चला गया। और फिर अंग्रेजों ने क्या उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनाने की जो भूमि है वो किस सम्राट के द्वारा सिखों को प्रदान की गई? थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि मुगल सम्राट द्वारा सिखों को उपहार में दी गई थी। किस मुगल सम्राट के द्वारा? ठीक है,
किस मुगल सम्राट का नाम आता है यदि, तो कहा जाता है कि अकबर ने ये जो भूमि है बीबी भानी के लिए दी थी। ठीक है, तो करीबन 500 बीघा जो भूमि है वो अकबर के द्वारा जो है उस समय में दी गई थी, और बाद में इसी पर क्या है जो है अमृतसर शहर और इसी में स्वर्ण मंदिर जो है वो स्थापित किया गया था। डिस्कशन देखिएगा, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा सिखों को उपहार में दी गई थी। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर द्वारा उपहार में दी गई भूमि पर, ठीक है, एक पुल का निर्माण किया और इसे अमृतसर कहा। यह गुरुद्वारों से गुनगुनाती गुरुवाणी के साथ साथ सबसे उत्तम शहरों में से एक है। अमृतसर स्वर्ण मंदिर के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जिसे हरमंदिर साहिब या गुरुद्वारा साहिब सबसे पवित्र गुरुद्वारों में भी एक है, यह गिना जाता है। और ये किसके द्वारा दी गई थी भूमि? अकबर के द्वारा दान में दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, किस शताब्दी में पुर्तगाली कप्तान वास्को दी गामा ने यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की थी? कहा जाता है कि जो वास्को डी गामा भारत आया था वो 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पर भारत आया था, और ये जो समय था वो 15वीं शताब्दी का था। तो वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत लगभग 15वीं शताब्दी में भारत आया। कब आया? 15वीं शताब्दी में। ठीक है, वो कालीकट की भूमि पर पहुंचा और यहाँ के शासक जमोरिन के द्वारा उसका स्वागत किया गया। कहा था कि उसका जो पथ प्रदर्शक था वो अब्दुल मुनीद नाम का एक व्यक्ति था, जो वास्तव की इस्लाम धर्म से प्रेरित था। डिस्क्रिप्शन देखिएगा, 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली कप्तान वास्को दी गामा ने यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की थी। वह समुद्र के रास्ते भारत के आकर्षक व्यापार केंद्रों तक पहुंचने वाला पहला यूरोपीय था। पुर्तगाल और अन्य यूरोपीय साम्राज्य सदियों से भारत और पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया में समुदायों के साथ व्यापार कर रहे थे। ठीक है, पौराणिक सिल्क रोड एक खलचर व्यापार मार्ग था जो कि प्रसिद्ध मसाला बाजारों के पश्चिम के तेज सर्राज वाणिज्य से जोड़ता है, इसलिए विकल्प 2 सही है। यानी कि जो सिल्क मार्ग था वो आपका एक थलका मार्ग था, जबकि वास्को डी गामा के द्वारा जो खोज की गई 15वीं शताब्दी में वो एक जल मार्ग की थी। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? इब्न बतूता, फैजी, अबुल फजल या अल बरूनी? तो सही आंसर है अल बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद लिखी गई। किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई? अल बरूनी के द्वारा लिखी गई। कहा था कि अल बरूनी के द्वारा लिखी हुई किताब, इसमें लगभग 80 से ज्यादा अध्याय हैं, जिसमें उसने भारत के बारे में जो है वर्णन किया है। किसके द्वारा? अल बरूनी के बारे में। अल बरूनी ने भारत के बारे में। डिस्क्रिप्शन देखिएगा, अल बरूनी ने किताब उल हिंद लिखा था, इसे मुख्यतः तारीख उल हिंद के नाम से जाना जाता है। इनकी पुस्तक 80 अध्यायों में विभाजित थी। उनकी पुस्तक सरल और संवादात्मक है और धर्म, दर्शन, खगोल, सामाजिक रीति रिवाजों, कानूनों के साथ साथ लोगों के राजनीतिक जीवन जैसे विभिन्न विषयों से संबंधित है। उनकी पुस्तक भारतीय धर्म, दर्शन, रीति रिवाज और परंपरा पर केंद्रित है, अतः विकल्प 2 सही उत्तर है। लिखा हुआ है, गुजरात के किस वंश के शासकों ने जैन धर्म का संरक्षण किया था? यदि हम गुजरात के शासकों की बात करते हैं तो गुजरात के जो आपके चालुक्य है, पाल है, राष्ट्रकूट है, इनमें से कोई नहीं, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यदि गुजरात की बात होती है तो गुजरात के जो चालुक्य वंश है, ए कौन सा? चालुक्यों के द्वारा जो है जैन धर्म का पोषण किया गया, जैन धर्म को संरक्षण दिया गया गुजरात के चालुक्यों के द्वारा। ठीक है, लिखा हुआ है, चालुक्य वंश के शासकों ने गुजरात में जैन धर्म का संरक्षण किया। जैन मंदिर गुजरात में 6वीं और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही पाए जाते हैं। इसे चालुक्यों और चावड़ों का संरक्षण प्राप्त था। राजकोट जिले की ढाक गुफाओं में जैन तीर्थंकर की लालसा है। उत्तरी गुजरात का 13वीं शताब्दी ईस्वी में जैन धर्म एक प्रमुख केंद्र बन गया था, अतः विकल्प 1 सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, अद्वैतवाद का या अद्वैतवाद का सिद्धांत होने का समर्थन किसके द्वारा दिया गया? यदि हम अद्वैतवाद की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, चन्नावासव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? वो ए, यानी कि शंकराचार्य के द्वारा अद्वैतवाद का जो है प्रवर्तन किया गया। ठीक है, शंकराचार्य ने क्या है? अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया था। डिस्क्रिप्शन देखिएगा, अद्वैतवाद का सिद्धांत होने के कारण शंकराचार्य द्वारा वकालत की गई।
अद्वैत वेदांत या अद्वैतवादी वेदांत के दर्शन को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में देखा जा सकता है। हालांकि केवल 8वीं शताब्दी में श्री आदि शंकराचार्य की प्रसिद्ध टिप्पणियों के बाद बुनियादी शास्त्र ग्रंथों पर लागू हुआ, जिन्हें बाद में अद्वैतवादी वेदांत के स्कूल में अपनाया गया। अतः विकल्प 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण भारत के अलवर भगवान के भक्त थे। अलवार संतों की बात होती है कि अलवार और नैरार ये दो लोग थे दक्षिण भारत में। अलवारों के बारे में कहा जाता है कि ये जो संभवतः थे वो किससे संबंधित थे? भगवान विष्णु से संबंधित थे। जबकि नैनारों की यदि बात होती है तो नैनार भगवान शिव से संबंधित थे। ठीक है, तो अलवार कौन है? अलवार भगवान विष्णु से संबंधित जो है वो संत हैं, जिन्होंने भगवान विष्णु की अनुशंसा में या प्रशंसा में काव्यों की रचना की है। ठीक है, देखिएगा ऊपर जो लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है। दक्षिण भारत के अलवार भगवान विष्णु के भक्त थे। अलवार तमिलनाडु के प्रसिद्ध तमिल कवि संत थे, जिन्हें आलवार भी कहा जाता था। उन सभी ने अपने स्वयं के रचित गीतों के साथ हिंदू के सर्वोच्च भगवान विष्णु और उनके अवतार कृष्ण की प्रशंसा की। अलवारों की मान्यता थी कि वैष्णववाद और भगवान विष्णु सर्वोच्च प्राणी हैं और भक्तों की दया से देखभाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, लिखा हुआ है तमिल में कंबन की रामायण किसके शासन काल में लिखी गई थी? तमिलनाडु की बात होती है। तमिल यदि हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तो चालुक्य, पल्लव, काकतीय और चोल, ये 4 इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो जो चोल साम्राज्य की यदि हम बात करते हैं तो ये तमिलनाडु में फला फूला। तो चोलों के समय में ही तमिल में कंबन की रामायण, जो हमारी वाल्मीकि रामायण है, इसका तमिल भाषा में ही अनुवाद कहां पर किया गया? तमिलनाडु में किया गया। और ये चोलों के शासनकाल में किया गया, जिसे हम कंबन की रामायण बोलते हैं, क्योंकि ये कंबन के द्वारा जो है अनुवादित की गई थी। लिखा हुआ है डिस्कशन में, तमिल में कंबन का रामायण चोलों के शासनकाल के दौरान लिखा गया। यह एक मध्यकालीन तमिल हिंदू कवि और रामावतारम के लेखक थे, जिन्हें महाकाव्य रामायण के तमिल संस्करण कंबर मायनम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने तमिल में अन्य साहित्यिक कृतियां भी लिखी, जैसे तिरुक्कई, वजक्कम, कंगई पुराणम, अंतथी और सरस्वती अंतथी। अतः विकल्प 3 सही उत्तर है। लिखा हुआ है कलहड़ ने राजतरंगिणी किसके शासनकाल में लिखी? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा भी आता है कि राजतरंगिणी से किसके शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। तो कलहड़ की यदि राजतरंगिणी की बात होती है तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में लिखी गई। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में लिखी गई थी कलहड़ के द्वारा राजतरंगिणी। और हर्षयुता एक प्रतापी शासक था। हर्ष की राजधानी थानेश्वर थी। थानेश्वर से बाद में उसने अपनी राजधानी को कन्नौज में बना लिया। तो औपचारिक रूप से हर्ष की राजधानी कन्नौज हो गई। ठीक है, कन्नौज से ही उसने शासन किया। कहा जाता है कि हर्ष ने अपने साम्राज्य को उत्तर भारत में हिंदुकुश पर्वत तक जो है विस्तृत किया। दक्षिण में नर्मदा के तट पर पुलकेशन द्वितीय के द्वारा उसको पराजित किया गया, और वहीं पर क्या है, उसकी जो विजय है वो रुक जाती है। शिलादित्य की उपाधि को धारण करने वाला कौन है? आपका यही सम्राट हर्ष है। लिखा हुआ है कलहड़ ने हर्षवर्धन के शासनकाल में राजतरंगिणी की रचना की। उनका जन्म एक कश्मीरी पंडित परिवार में मंत्री चंपक के घर में हुआ था, जिन्होंने लोहारा वंश के राजा हर्ष की सेवा की थी। उनका जन्म 12वीं शताब्दी के बहुत पूर्व में हुआ होगा, और संभव है कि उनका जन्म स्थान परहेजपुर था। वह संस्कृत के अच्छे जानकार थे, जैसा कि उनके कामों से पता चलता है। उनकी राजतरंगिणी में 8 पुस्तकों में से प्रत्येक के परिचयात्मक छंद एक हिंदू देवता शिव की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, जो राजतरंगिणी है वो कश्मीर के बारे में भी बताती है, और इसके साथ साथ ये हर्ष के शासनकाल का उल्लेख भी प्रस्तुत करती है। लिखा हुआ है माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिर किसके शासनकाल में स्थापित किया गया? दिलवाड़ा का मंदिर लिखा हुआ है, लेकिन दिलवाड़ा के जो मंदिर हैं वो जैन मंदिरों के नाम से विख्यात हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दिलवाड़ा के मंदिर किस लिए विख्यात है, क्योंकि दिलवाड़ा के जो मंदिर हैं वो जैनियों की पवित्र भूमि के नाम से विख्यात है। यहाँ पर जैनियों के बड़े पवित्र मंदिर बने हुए हैं। दिलवाड़ा की जो वास्तुकला है, यदि इसको आप देखेंगे तो मंदिर ऊपर से साधारण है, लेकिन आंतरिक रूप से यदि आप देखेंगे तो कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि दिलवाड़ा की जो वास्तुकला है वो ताजमहल से भी ज्यादा अद्भुत है। ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया जाता है। और इनको बनवाने वाले जो थे वो थे सोलंकी शासक। सोलंकियों के द्वारा जो है माउंट आबू के दिलवाड़ा के जैन मंदिरों को बनवाया गया।
डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन में देखिएगा लिखा हुआ है माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर सोलंकियों के शासन के दौरान स्थापित किया गया। दिलवाड़ा जैन मंदिर अपनी उल्लेखनीय वास्तुकला और अद्भुत संगमरमर पत्थर की नक्काशी के लिए दुनिया भर में जाने जाने वाले शानदार जैन मंदिरों में से एक है। कुछ विशेषज्ञ इसे ताजमहल से भी बेहतर मानते हैं। ये बाहर से काफी बुनियादी मंदिर दिखता है, लेकिन मंदिर के आंतरिक भाग में मानव शिल्प कौशल का असाधारण काम सबसे अच्छे रूप से दिखता है। विकल्प 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में किसे हार का सामना करना पड़ा। यदि हम 1194 के चंदावर के युद्ध की बात करते हैं तो ये लड़ाई मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ी गई और मोहम्मद गौरी ने जयचंद को इस युद्ध में पराजित किया। और चंदावर की लड़ाई के साथ ही क्या है, जो एक कन्नौज का जो क्षेत्र था वो किसके हत्थे आ गया, वो आपका गौरी के हत्थे में आ गया। तो ये लड़ाई किसके बीच लड़ी गई, ये लड़ाई जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ी गई। लेकिन पूछ रहा है हार का सामना किसे करना पड़ा, तो हार का सामना इसमें भैया जयचंद को करना पड़ा। आता है 1192 के पश्चात जो है 94 में ये लड़ाई हुई। 1192 में पृथ्वीराज चौहान को जयचंद ने धोखा दिया और बाद में उसी जयचंद को मोहम्मद गौरी ने जो है इस लड़ाई में पराजित किया। देखिएगा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद की हार हुई। यह युद्ध गढ़वाल वंश के कन्नौज के जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। जयचंद की सेना ने गौरी को अगले राजधानी पर हमला करने के लिए इंतजार किया, लेकिन उसने एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल वाराणसी के रक्षाहीन शहर को लक्षित करना चुना। ऐसा प्रतीत होता है कि जयचंद तब तक स्वतंत्र रहा जब तक कि इल्तुतमिश ने इसे जीत नहीं लिया। ठीक है। गुलाम वंश के भीतर शमसी राजवंश के शासक कौन थे, पूछा गया है। गुलाम वंश के भीतर शमसी राजवंश, तो कहा जाता है कि जो इल्तुतमिश है वो किस में आता है, वो शमसी वंश में ही आता है। ठीक है, किस में आता है, इल्तुतमिश जो कहा जाता है वो किस में आता है, शमसी वंश में आता है। कहा जाता है कि जो मामलूक वंश है, जो गुलाम वंश है, उसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई और उसी के समय में इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। और उसकी मृत्यु के पश्चात जनता के आह्वान पर इल्तुतमिश क्या है, जो कि एक शमसी सम्राट था, वो जो है लाहौर की गद्दी पर बैठता है और जो है यहाँ की बागडोर को संभालता है, यानी कि दिल्ली सल्तनत की बागडोर पर वो आसीन होता है। डिस्क्रिप्शन देखिएगा लिखा हुआ है इल्तुतमिश गुलाम वंश के भीतर शमसी राजवंश शासकों के थे। गुलाम वंश को उत्तर भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्देशित किया गया, जो मध्य एशिया के एक तुर्किक गुलाम जनरल थे। गुलाम वंश ने 1206 से 1290 तक शासन किया। यह 5 असंबद्ध राजवंशों में से पहला था जिसने 1526 तक दिल्ली सल्तनत के रूप में शासन किया। गुरिद वंश के प्रशासक के रूप में ऐबक का स्वामित्व 1192 से 1206 ईस्वी तक रहा। इस अवधि के दौरान उसने दिल्ली सल्तनत में आक्रमणों का नेतृत्व किया। भारत के गंगा के हृदय स्थल और कुछ नए क्षेत्रों पर आधिकारिक नियंत्रण भी इसी ऐबक के द्वारा किया गया। अतः उत्तर 2 सही है। लिखा हुआ है चांदी का टका और तांबे का जीतल। चांदी का टका और तांबे का जीतल, ये 2 सिक्के किसके द्वारा चलाए गए, तो चांदी का टका और तांबे का जीतल ये इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए 2 सिक्के थे। ठीक है, इसने जो मूल्यवान मुद्रा है, सोना है, उसके महत्व को समझा और उसी के स्थान पर क्या है, चांदी का इसने जो है वो टका और तांबे का इसने जो है जीतल चलाया था। तांबे का जीतल और चांदी का टका इल्तुतमिश के द्वारा पेश किया गया। उसने दिल्ली सल्तनत के 2 सिक्के चांदी का टका और तांबे का जीतल चलवाया। इल्तुतमिश से पहले के सिक्के आक्रमणकारियों द्वारा स्थापित किए गए थे, जिन पर संस्कृत वर्ण और यहाँ तक कि बैल और शिवलिंग भी अंकित हैं। भारत में शुद्ध अरबी सिक्का सबसे पहले इल्तुतमिश ने चलाया। बलबन ने बाद में उसी वजन का सोने का टका जारी किया, इसलिए विकल्प 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 16, कभी अमीर खुसरो को सर्वाधिक संरक्षण किसका प्राप्त था। यदि अमीर खुसरो की हम बात करते हैं तो अमीर खुसरो के लिए कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का इसको संरक्षण प्राप्त था। और अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही क्या है, ये विभिन्न स्थानों पर घूमा था। बाद में अमीर खुसरो जो था वो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया और निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के पश्चात ही क्या है, कहा जाता है कि ऐसी युक्ति है कि दूसरे दिन ही अमीर खुसरो ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। अमीर खुसरो यदि हम कहें तो यदि हम सूफी बाद की बात करते हैं, सूफी संत परंपरा की बात करते हैं, तो जो आपका
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, जिसमें अजमेर में जो दरगाह है उनका ये शिष्य था। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की परंपरा में, चिश्ती परंपरा में ही आता है, और इसका जन्म एटा के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था, जिसे तोताए हिंद या जो है भारत का कहते हैं कि एक कुशल अनुवादक भी कहा जाता है। ठीक है, इसने सितार और तबले का आविष्कार किया, किसने? अमीर खुसरो के द्वारा। डिस्क्रिप्शन देखिएगा। ओ सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी के साथ था, लेकिन इसको संरक्षण की बात होती है कि सर्वाधिक संरक्षण किसका प्राप्त था, तो बलबन का प्राप्त था। ठीक है, इसे किसका संरक्षण प्राप्त था? बलबन का संरक्षण प्राप्त था। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में भी रहा, क्योंकि कहा जाता है कि इसने 8 शासकों का शासनकाल देखा था, तो लेकिन सर्वाधिक संरक्षण की बात हो रही तो बलबन है। कभी अमीर खुसरो को बलबन से सर्वोच्च संरक्षण प्राप्त था। अमीर खुसरो दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेवा में एक तुर्की अधिकारी का बेटा था, और अपने पूरे जीवन के लिए उसने दिल्ली के मुस्लिम शासकों, विशेष रूप से सुल्तान गयासुद्दीन बलबन और मुल्तान के उनके बेटे मोहम्मद खान के संरक्षण का आनंद लिया। अपनी युवावस्था के दौरान में दिल्ली के संत मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया के समर्पित अनुयायी बन गए थे, अतः विकल्प 2 सही है। लिखा हुआ है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के सामना करने वाला रामचंद्र यादव शासक कहाँ का था? तो कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की विजय के लिए निकला था, तो उस समय जो दक्षिण भारत में एक स्थान है देवगिरी, उस देवगिरी पर उसने आक्रमण किया, और वहां का शासक जो था वो रामचंद्र यादव था। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि खिलजी के आक्रमण का सामना करने वाला रामचंद्र यादव शासक कहाँ का था? तो वो देवगिरी का शासक था। कहाँ का? देवगिरी का शासक था। डिस्क्रिप्शन में जरा देखिएगा, लिखा हुआ है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करने वाला रामचंद्र यादव देवगिरी के शासक थे। अलाउद्दीन के देवगिरी पहुंचने पर यादव राजा रामचंद्र पहाड़ी किले में पीछे हट गए, और अलाउद्दीन की सेना ने निचले शहर में अच्छी तरह से तोड़फोड़ की। रक्षक घेराबंदी के लिए कम तैयार थे, क्योंकि यादव सेना रामचंद्र के पुत्र सिम्माना के नेतृत्व में एक अभियान पर थी, और देवगिरी के किले में अपर्याप्त प्रावधान थे, अतः इसलिए विकल्प 1 सही उत्तर है। लिखा हुआ है गाजी मलिक का वास्तविक नाम क्या था? गाजी मलिक की यदि हम बात करते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक भी कहा जाता है, बलबन का नाम है ये। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक भी कहा जाता है। इसका सही आंसर आपका है ए। गयासुद्दीन तुगलक को क्या कहा जाता है? गाजी मलिक के नाम से जाना जाता है, जो कि उसका वास्तविक नाम है। डिस्क्रिप्शन देखिए क्या कहता है। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था। वह अलाउद्दीन खिलजी के अधीन एक सेनापति था। जब खुसरो ने दिल्ली की गद्दी हासिल की, तो गाजी मलिक अपने बेटे फखर मलिक के साथ दिल्ली की ओर चल पड़ा। अगस्त 1321 में खुसरो की हार हुई, उसे मार दिया गया, और इसके 4 महीने के अन्यायपूर्ण शासन का अंत हो गया। गाजी मलिक 1321 में गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा, अतः विकल्प 1 सही उत्तर है। 19 किस वंश के सुल्तान ने दिल्ली और उसके आसपास आवश्यक वस्तुओं के मूल नियंत्रण की शुरुआत की? तो कहा जाता है कि जो खिलजी साम्राज्य थे, ठीक है, किस वंश के सुल्तान ने? खिलजी वंश के सुल्तानों ने जो मूल नियंत्रण किए। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो कहा जाता है कि जो मूल नियंत्रण की बहुत ही अच्छा व्यवस्था की गई। कहा जाता है कम तौलने पर उसने जो है कड़े जो सजा के प्रावधान उनको निर्धारित किया था। तो खिलजी वंश के शासकों के द्वारा जो है दिल्ली और उसके आसपास आवश्यक वस्तुओं के लिए मूल नियंत्रण की शुरुआत की गई थी। देखिएगा इतिहास का चमत्कार अलाउद्दीन खिलजी को। लिखा हुआ है खिलजी वंश के एक सुल्तान ने दिल्ली और उसके आसपास आवश्यक वस्तुओं के लिए मूल नियंत्रण की शुरुआत की। प्रशासनिक, सामाजिक और सार्वजनिक सुधारों के अलावा अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों को इतिहास का चमत्कार माना जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही सबसे पहले क्या है, बाजार नियंत्रण प्रणाली या मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत जो बाजार की वस्तुएं हैं, जो आम दैनिक के जीवन उपभोग की वस्तुएं हैं, उन पर क्या है, नियंत्रण स्थापित किया गया। चीजों को महंगा ना होने दिया जाए, ऐसे प्रयास शासन के द्वारा किए गए। गुप्तचरों को नियुक्त किया गया था कि वो समय समय पर क्या है, राजा के लिए जो है इसके बारे में सूचनाएं प्रदान करते रहे। लिखा हुआ है मध्यकाल में नियोजित अर्थव्यवस्था की अवधारणा देने वाला अलाउद्दीन पहला व्यक्ति था, जिसके बाद में शेरशाह सूरी और अकबर महान ने अपनाया। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की इसी पद्धति को शेरशाह सूरी और अकबर महान ने भी अपनाया था।
लिखा हुआ है किस वंश के सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा का चलन किया। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन की यदि बात आती है तो आती है तांबे, पीतल और चमड़े के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? तो तांबे, पीतल और चमड़े के सिक्के मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में चलाए गए। तो किस वंश के सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तुगलक वंश के, और इसमें नाम आता है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा क्या है, ये आपके सिक्के चलाए गए, और ये सिक्के थे आपके तांबे, पीतल और चमड़े की। कहा जाता है कि उसने सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत इसलिए की थी, जैसे कि जो राज्य की उपयोगी मुद्रा है, सोना चांदी है, उसकी रक्षा की जा सके, लेकिन सांकेतिक मुद्रा पर वह नियंत्रण नहीं रख पाया और पर्याप्त मात्रा में घरों में ही क्या है नकली सिक्के छापे जाने लगे, और इसके कारण बाद में उसे क्या है इस योजना को वापस लेने पड़ा, और इस योजना के कारण क्या है उसका बहुत सारा जो राजकीय धन है वो इन सिक्कों की भरपाई में चला गया। तो दिल्ली सल्तनत के इतिहासों में इसी के लिए पागल बादशाह की भी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसके द्वारा ये एक ऐसा डिसीजन था सांकेतिक मुद्रा को चलाना जो बाद में राज्य के लिए ही क्या है अत्यंत घातक सिद्ध हुआ। लिखा हुआ है तुगलक वंश के एक सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा चलाई। उन्होंने सिक्कों के साथ प्रयोग करने में उनकी सक्रिय रुचि के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने चरित्र और गतिविधियों को अपने सिक्के पर रखा और अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में प्रचुर मात्रा में सोने के सिक्के बनवाई। उन्होंने एक अच्छी सुलेख निष्पादित करके और भिन्नात्मक संप्रदायों की संख्या जारी करके उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। अतः विकल्प 2 सही उत्तर है। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। जो सोने के सिक्के प्रचुर मात्रा में नहीं बनवाए गए थे, ये जो सोने के सिक्के हैं ये गलत है। थोड़ा सा मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर जो है तांबा, पीतल और चमड़ा, ये जो है उन्होंने सिक्के चलवाई थी। लिखा हुआ है किस नगर की स्थापना सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने नहीं की थी। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 300 से ज्यादा शहर बसाए गए। इनमें आपका हिसार है, जौनपुर को उसने अपने चचेरे भाई जूना खां की याद में बसाया था, ठीक है। फतेहाबाद को भी उसके द्वारा बसाया गया, लेकिन जो तुगलकाबाद जो दिल्ली में है इसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं बसाया गया, ये पहले से ही वहां पर स्थापित था। डिस्क्रिप्शन देखिए क्या लिखा है। डिस्क्रिप्शन कहता है तुगलकाबाद शहर सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया। यह किला गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा निर्मित दिल्ली का एक प्रचुर किला है। वह 1321 में भारत के दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के संस्थापक थे। उन्होंने दिल्ली के चौथे ऐतिहासिक शहर का निर्माण किया, जिसे बाद में 1327 में छोड़ दिया गया। तुगलकाबाद शहर को ग्रैंड ट्रंक रोड से जोड़ने वाली सड़क भी किसके द्वारा बनाई गई? कुतुब बदरपुर के द्वारा बनाई गई, इसलिए विकल्प 4 सही उत्तर इसका दिया गया है। लिखा हुआ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित की सांकेतिक मुद्रा जारी की थी। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा तांबे और पीतल की सांकेतिक मुद्रा जारी की गई थी। डिस्क्रिप्शन देखिए क्या कहता है। डिस्क्रिप्शन कहता है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे और पीतल की सांकेतिक मुद्राएं जारी की। सांकेतिक सिक्कों का उपयोग तब सफल हो सकता है जब सरकार अकेले उन्हें बनाए और लोगों को विश्वास में ले, लेकिन तुगलक मुद्रा की जालसाजी को रोकने में विफल रहा। उसने चीन के सम्राट के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की। उसने भी 13वीं शताब्दी में चीन में कागजी मुद्रा को जारी किया था। अतः विकल्प 3 सही उत्तर है, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा तांबे और जो पीतल के सिक्के हैं वो चलाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 23, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु किस शताब्दी में हुई थी? यदि हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करते हैं तो उनकी मृत्यु 14वीं शताब्दी में हुई थी, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पर है? अजमेर में है, जिसे अजमेर साहब की दरगाह भी बोलते हैं। तो अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और इन्हीं के द्वारा क्या है यहाँ पर चिश्ती संप्रदाय की भी स्थापना की गई थी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। तो ये कब इनकी मृत्यु कब हुई थी? 14वीं शताब्दी में हुई। डिस्क्रिप्शन देखिए क्या कहते हैं
कहता है कि 13वीं शताब्दी में अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु हुई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भारत के सूफियों में सूफीवाद का अग्रणी उपदेशक माना जाता है। अकबर मुगल सम्राट का मानना था कि उनका आशीर्वाद था कि उन्हें एक पुत्र और मुगल सिंहासन का उत्तराधिकारी मिला। यानी कि अकबर का एक बेटा हुआ सलीम, जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कहा था आशीर्वाद से ही अकबर को प्राप्त हुआ था, क्योंकि इनके बचपन का नाम भी सलीम था, इसीलिए अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा। और इसी के आगे लिखा हुआ है कि अकबर के विश्वास के लोगों के बीच एक विपत्ति शुरू की। वे ये सोचकर चिश्ती की मजार पर भी जाने लगे कि मजार पर नमाज अदा करने से उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति होगी या उनको पूरा करेगी। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा सही सुमेलित नहीं किया गया है? दीवान वजारत राजस्व संग्रह से है, दीवान अर्ज सैन्य प्रबंधन से है, दीवान रिसालत न्याय विभाग से है, और दीवान खैरात दान मामलों से है। तो दीवान रिसालत की यहाँ पर बात की गई जो न्याय विभाग से है, ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, दीवान रिसालत न्याय विभाग से नहीं है। दीवान जो रिसालत है ये किस पर है? विदेश विभाग से। अगर यहाँ पर विदेश विभाग हो जाता तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर विदेश विभाग नहीं दे रखा है, इसलिए यहाँ पर क्या है आपका जो है ये आपका गलत है। इसमें सही कौन सा है आपका? इसमें आपका दीवान रिसालत ये वाला है। अगर ये ना होता, विदेश होता, तो ये सही हो जाता। विदेश मंत्री का जो पद था उस समय दीवान रिसालत के नाम से जाना जाता था, जो कि दिल्ली सल्तनत की यदि हम बात करते हैं उसकी बात करता है। लिखा हुआ है दीवान रिसालत न्याय विभाग का सही मिलान प्रस्तुत नहीं किया गया है। दीवान रिसालत को विदेश मामलों का मंत्री भी कहा जाता है। ठीक है, जो राजनयिक पत्राचार और राजदूतों से निपटने का प्रभारी था वह एक महत्वपूर्ण अधिकारी था, क्योंकि मध्य एशियाई शक्तियों के साथ राजनीतिक संबंध बनाए रखने के लिए सभी सुल्तान जो थे वो अजीब थे, यानी कि वो उनके साथ संबंध बनाए रखने के लिए ज्यादा इच्छुक थे। आज का अंतिम क्वेश्चन स्क्रीन पर यह है, लिखा हुआ है कौन सा सही सम्मिलित नहीं किया गया है? वॉरिडस कौन थे? जासूस थे। वाकिया नवीस कौन है? समाचार संवाददाता था। चरई यानी कि हाउस टैक्स, घरई हाउस टैक्स है। चरई भूमि कर है। देखिएगा, वॉरिड्स जासूस हुआ करते थे, ये अंग्रेजों के समय में सही है। वाकिया नवीस समाचार संवाददाता है, ये शिवाजी की यदि बात करते हैं उनके समय में। घरई जो कि हाउस टैक्स था, ये भी घरों पर लगने वाला कर है। चरई भूमि कर नहीं था। चरई क्या था? चरागाह की भूमि से लिया जाने वाला कर। चरागाह की भूमि से लिया जाने वाला कर। चरई क्या है? चरागाह की भूमि से लिया जाने वाला कर। अतः इसमें सही सुमेलित नहीं है आपका डी ऑप्शन। देखिएगा, चरई भूमि का सही मिलान नहीं किया गया है। यह मूल रूप से खिलजी द्वारा कृषि आबादी पर लगाया गया चरागाह कर है। भारत में अब तक अन्य सभी सुल्तानों और राजाओं के बीच खिलजी के तहत कृषि का एक पैमाना 50% सबसे अधिक था, लेकिन ये कठोर उपाय टिकाऊ नहीं थे। अलाउद्दीन के मरते ही व्यवस्था गुमनामी में खो गई, अतः विकल्प 4 सही है। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 4 कर जो कहा जाता है वो कौन कौन से थे? उनमें 2 जो महत्वपूर्ण थे वो घराई कर और चराई कर। ठीक है, जजिया और जकात, ये भी 4 करों में आते हैं। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा थे, सॉरी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन के मरते ही व्यवस्था गुमनामी में खो गई। और चरई जो है वो भूमि पर ले जाने वाले कर ना होकर चरागाह की भूमि पर लिया जाने वाला कर था। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।